नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक नागिन का बदला है। प्रिय दर्शकों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरी ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है, प्रिय दर्शकों, उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो इच्छाधारी नाग होता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो हर वो काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। प्रिय दर्शकों, वो किसान बैलों की जोड़ी लेकर और अपने खेत में जोत करता था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से जोत निकाल दी थी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ कोने बचे हुए थे। अब किसान के खेत में कोने बचे हुए थे जिनमें हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान जो खेत के कोने बचे हुए थे, उन खेत के कोनों में कुदाली लेकर के और वहां की जमीन को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है और जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो प्रिय दर्शकों, वहां पे दीमक जो बम्बी बनाती है वो एक छोटी सी बम्बी थी। अब वो किसान उस बम्बी को भी खोदने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही किसान कुदाली से उस बम्बी पे मारता है तो प्रिय दर्शकों, वो बम्बी खुद जाती है और बम्बी खुदने के बाद एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर वो किसान बड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटाता है और गौर से देखता है तो प्रिय दर्शकों, वो खुदी हुई बम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा और था। ये देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि ये सांप का जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है, ये कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वो किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसका पिता का साया मेरी वजह से हटा है। इसीलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह इसका लालन पालन करूंगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। यही सोचकर वो किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसीलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेके आया हूं और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। प्रिय दर्शकों, उस किसान के एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है। वो भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे ही किसान कहता है तो किसान की पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति इसको रखेंगे।
जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया था, उस वक्त उस बम्बी के अंदर वो सांप था और उसका बच्चा था। नागिन उस बम्बी के अंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बम्बी पे आती है। तो नागिन देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब वो नागिन उस बांबी के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करती है। तो प्रिय दर्शकों, उस नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित होता है और न ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब अंत में जाकर के नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है। अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। अब प्रिय दर्शकों, वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो प्रिय दर्शकों, वो उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब नागिन भी उस दिन उस बम्बी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुदाल को लेकर के और जमीन खोदने लगता है तो उस नागिन की नजर उस कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उस पे खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब प्रिय दर्शकों, अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को ढसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके और अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो प्रिय दर्शकों, उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर जाता है तो प्रिय दर्शकों, नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पे भी जगह नजर नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन पास में पड़े एक कूड़े कचरे में घुस के बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूं। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर बाद में फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। प्रिय दर्शकों, इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसी नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों न इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करूं, ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के
पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़ करके किसान के पुत्र को डस जाती है। और प्रिय दर्शकों, किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसी नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी ये उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। ये सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भगता है। प्रिय दर्शकों, तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई न कोई नुकसान पहुंचाया है। तो प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अब प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी, किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इनका उपचार करवा दें। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब रात्रि के समय कोई राज्य वैद्य नजर नहीं आता है, कोई राज्य वैद्य नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। प्रिय दर्शकों, अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लगते हैं। आंखें नीली पड़ जाती है, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण फकीर उड़ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अंततः किसान अपने पुत्र का दाग संस्कार कर देता है और अपने दिल पे एक पत्थर मार के विश्वास करता है। सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसीलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम हमारे पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, कुछ समय कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। अब की बार नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूं। यही सोचकर नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसी नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कह करके नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी चकित रह जाती है, सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में गिलानी करने लगती है। सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी, मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े दयालु हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नजारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन किसान के घर से वापस निकल के चली जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है
कि पियाजी मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन बड़ा पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपनी करनी का पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वो नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार ये सोच के जाती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, वो जाके देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे एक पुत्र था, वो भी खत्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को यह संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है, और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं, और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगते हैं तो प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है, और अब मैं ये चाहती हूं कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटे सी नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए, हाँफते हुए उस किसान के घर आते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बच जाए, इसीलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये कहकर पंडित और पंडितानी दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितानी के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे हुए पड़े थे। ये देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है, सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडितानी ने हमें पुत्र दिया है वो लोग यहां मरे पड़े हैं। अब वो किसान पंडित और पंडितानी का दाग संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान की घरवाली पंडित के पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और ये नजारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब वो नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूं, इस चीज को तुम संभाल के रखना और ये चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। प्रिय दर्शकों,
तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है, किसान मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है, इसलिए मेरे पुत्र पे इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से डस भी ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसता है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहकर नागिन वापिस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाग संस्कार करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद वो नाग भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। प्रिय दर्शकों, उस किसान के घर में किसी अन्न धन की किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो किसान हमेशा धर्म पुण्य में विश्वास रखता था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। जी नमस्कार।